नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आपका जेबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग दो अभी आपका ये लेटेस्ट सब्जेक्ट चल रहा है, यानी इनकम टैक्स आपका ऑनगोइंग है, जिसमें ऑलरेडी आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो इस सेशन या इस वीडियो के माध्यम से आपका फोर्थ नंबर का यानी चौथा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी चौथी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 का जो बेसिक और टेक्निकल जो टर्म्स है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, चौथी क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें बेसिक चल रहा है आपका। 4-5 क्लासेस बेसिस के रूप में चलेगी। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका लॉ एंड प्रैक्टिस है इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाला देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी प्रोसीजर है वो आपका बेसिक कंप्लीट होने के बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फोर्थ नंबर का क्लासेज। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका, यानी डिस अलाउंसेज ऑफ टैक्स पेड ऑन इनकम, यानी आय पर चुकाए गए टैक्स की कटौती की अनुमति न मिलना वो क्या होता है और किस सेक्शन में दिया गया है। और जो इनकम टैक्स 1961 है और इनकम टैक्स एक्ट आपका 2025 है। इनकम टैक्स 2025 के लागू होने के बाद में, यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद में इसका जो पोटेंशियल चेंजिंग हुआ है, क्या क्या फायदे हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आपका ये देर का टॉपिक आय पर चुकाए गए टैक्स की कटौती की अनुमति न मिलने के रिगार्डिंग जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसमें जो सेक्शन है 35 के बारे में बता रखा है, जबकि 1961 में जो सेक्शन था वो धारा थी वो 40 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी आपकी धाराएं चेंज हो चुकी है। तो इसके रिगार्डिंग अपन 4-5 वीडियो बनाएंगे, यानी 1961 के एक्ट में कौन कौन सी धाराएं थी और 2025 में जो धाराएं थी वो किस प्रकार से चेंजिंग हुई है, उनका क्रमांक कौन सा है, उसके बारे में डिटेल से उन वीडियो में बात करेंगे। तो इसको देखते हैं। यानी सेक्शन 40A सेकंड प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेसेस और प्रोफेशनल नो डिडक्शन shall be allowed in respect of any rate or tax levied on the profit or gains of business or profession, while the underlying principle that income tax is not a deductible business expenditure was well established, was wordings of the provision being linked specifically to taxes on business profit occasionally gave rise to interpretational debts in relation to the scope of disallowances। इसका हिंदी वर्जन देखें, नहीं बेसिक बेसिक देख रहे हैं अभी। तो आपका जो प्रैक्टिकल आएगा नेक्स्ट वीडियो में जो 4-5-5-7 क्लास से कंप्लीट होने के बाद में करेंगे लॉ एंड प्रैक्टिस सेज को स्टार्ट। तो सेक्शन 40 क्लोज ए सब क्लोज सेकंड में ये प्रावधान था कि बिजनेस या पैसे से होने वाले मुनाफे और कमाई के तहत आय की गणना करते समय बिजनेसमैन या पैसे के मुनाफे या कमाई पर लगाई गई किसी भी रेट या टैक्स के लिए कोई कटौती या डिडक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार से कोई डिडक्शन या छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि यह मूल सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित था कि इनकम टैक्स बिजनेस का ऐसा खर्च नहीं है जिस पर कटौती मिल सके, लेकिन इस प्रावधान की भाषा जो खासतौर पर बिजनेस के मुनाफे पर लगने वाले टैक्स से जुड़ी थी, कभी कभी कटौती न मिलने यानी डिस अलाउंस के दायरे को लेकर व्याख्या संबंधी बहस का कारण भी बनती थी। ठीक है, यानी 1961 में इस प्रकार से इसमें कमियां थी। तो 2025 वाला जो आपका एक्ट आया है 1961 के एक्ट को समाप्त करके जो नया एक्ट आपका 1 अप्रैल 26 से लगा है, उसमें क्या क्या फायदे हुए हैं इस धारा के रिगार्डिंग। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेक्शन 35A स्पष्ट के तहत इस प्रावधान में बदलाव करता है और ये साफ करता है कि बिजनेस इनकम की गणना करते समय किसी भी इनकम पर चुकाए गए टैक्स जिसमें उस पर लगने वाले सरचार्ज या सेस भी इसमें इंक्लूड है, यानी इसमें जो भी उस पर सरचार्ज लगता है या सेस लगता है वो उसको इंक्लूड किया गया है, के लिए कोई कटौती नहीं मिलेगी। सिर्फ बिजनेस मुनाफे पर लगने वाले टैक्स के बजाय इनकम पर लगने वाले टैक्स का जिक्र करके ITA यानी इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक ज़्यादा व्यापक और साफ तरीका यहाँ पे अपनाता है। अब इसके कौन कौन से फायदे हुए हैं इनकम टैक्स से लागू होने के बाद में, यानी 2025 वाला इनकम टैक्स लागू हुआ है तो उसमें कौन कौन से प्रॉफिट हुए हैं, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ चेंजेज है। तो इस बदलाव से टैक्स की मुख्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि यह उसे पुराने सिद्धांत को और मजबूत और स्पष्ट करता है कि आय पर लगने वाले टैक्स चाहे उनका स्वरूप या नाम कुछ भी हो, बिजनेस की आय की गणना करते समय कटौती के तौर पर स्वीकार्य नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल गेन्स के बारे में देखते हैं, यानी जो आपका पूंजीगत लाभ होता है वो क्या होता है और किस धारा में बताया गया है। 1961 में कौन सी धारा में ये था और ITA एक्ट 2025 में किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है। तो एजम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है। तो सेक्शन 85 में इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार सेक्शन 5 में इसका उल्लेख किया गया है, जबकि 1961 वाला एक्ट था ITA 1961 में 54 ईस्वी में इसका उल्लेख किया गया था।
सेक्शन 54 यानी 1961 के बारे में बात कर हो रही है अभी ये। तो सेक्शन 54 के तहत कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट तब मिलती थी, कब मिलती थी 1961 के अकॉर्डिंग, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जैसे जमीन बिल्डिंग या दोनों के ट्रांसफर से कैपिटल गेन होता था, यानी दोनों को बेचने से या ट्रांसफर करने से जो भी कैपिटल गेन पूंजीगत खर्चा होता था उस पर टैक्सेबल लगता था, और उस गेन का पूरा या कुछ हिस्सा तय समय सीमा के अंदर खास लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्टेड किया जाता था। इस तरह छूट मिलने की कानूनी शर्त ट्रांसफर की गए एसेट की प्रकृति यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से जुड़ी थी। अब जो नया लागू हुआ है नियम, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले इसको पूरा करते हैं। तो इस नियम के आधार पर एक राय बनी कि छूट का दावा उन मामलों में भी किया जा सकता है जहां आईटी 61 के दूसरे प्रावधानों के कारण होने वाले कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, बशर्ते कि ट्रांसफर किए गए एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की श्रेणी में आती हो। अब नया इनकम टैक्स एक्ट लगा है, उसमें क्या फायदे हुए हैं पहले इसको देखते हैं, सेक्शन देखते हैं, फिर इसे पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ चेंजेस देखेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 85 कौन सा सेक्शन दे रखा है ये कैपिटल गेन्स का रिगार्डिंग, ये सेक्शन आपको विशेष ध्यान रखना है। 85 सेक्शन के तहत इस छूट में बदलाव करता है और पात्रता की शर्त कोई बदलता है। इसके तहत यह जरूरी है कि करदाता को जमीन या बिल्डिंग यानी या दोनों, यानी आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है या लैंड भी हो सकता है, सिर्फ के ट्रांसफर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो और उस पैसे को बाद में खास बॉन्ड में निवेश किया गया है। जैसे आपने कोई मशीनरी या बिल्डिंग आपकी 1 करोड़ की है, आपने उसको 1.5 करोड़ में बेच दिया, जो आपको कैपिटल गेन हुआ है ठीक है 50 लाख का, तो उस पर आपका टैक्स लगेगा। अब जो पैसा प्राप्त हुआ है अगर आप उसको खास बॉन्ड में निवेश कर देते हैं, तो इस तरह अब छूट का मिलना सिर्फ ट्रांसफर की गई संपत्ति के प्रकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद कैपिटल गेन की प्रकृति पर भी है निर्भर करेगा। अब इसके जो प्रोविजंस आएंगे, जैसे आपका चैप्टर चलेगा लॉज एंड प्रैक्टिस में, तो उसमें देखेंगे किस प्रकार की छूट मिलेगी, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तभी आपका समझ में आएगा। अब यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं, यानी 1961 में किस क्या प्रावधान था और 25 में इसमें क्या प्रावधान किया गया है, और पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ चेंजेज में क्या क्या इसमें प्रॉफिट हुआ है, क्या क्या फायदे हुए हैं, क्या क्या सहूलियत हुई है, वो जो बेसिक कंसेप्ट है वो देख रहे हैं। अभी आपका बेसिक चल रहा है। अभी पोटेंशियल इंपैक्ट चेंज देख लेते हैं इसका कैपिटल गेन्स का। तो इस तरह का बदलाव ITA 25 के तहत छूट को दायरे के सीमित होने या का संकेत देता है। अगर ITA 25 के दूसरे प्रावधान किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाले मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तौर पर फिर से वर्गीकृत किए या माना जाता है, सेक्शन 85 के तहत छूट नहीं मिल सकती है, भले ही वह एसेट असल में लॉन्ग टर्म प्रकृति की ही क्यों ना हो। तो सेक्शन 85 में इस प्रकार छूट नहीं मिल सकती है। ठीक है, किस प्रकार से नहीं मिल सकती है जब प्रैक्टिकल देखेंगे जब समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका डिपॉजिट ऑफ अनयूटिलाइज्ड कंसिडरेशन फॉर डिडक्शन ऑन री इन्वेस्टमेंट इन ए रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल हाउसेज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो रेजिडेंशियल हाउसेज के बारे में या जो भी ये ऊपर दे रखा है, डिपॉजिट ऑफ अनयूटिलाइज्ड कंसिडरेशन फॉर डिडक्शन ऑन री इन्वेस्टमेंट इन ए रेजिडेंशियल हाउसेज के बारे में जो धारा थी, सेक्शन 86 तो कहता है, इसमें 2025 वाला एक्ट है उसमें इसका उल्लेख किया गया है, और 1961 वाले एक्ट में ये धारा थी आपकी 54F, यानी जो 54F सेक्शन थी जिसमें ये टॉपिक दे रखा था। ठीक है, ऊपर वाला जो बात कर चुके हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना है कि 54F में पहले 1961 में इसका उल्लेख किया गया था, और नया एक्ट आपका जो 25 है उसमें धारा 86 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी सेक्शन 86 में। सेक्शन 54F में प्रावधान था कि जब किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स या रेजिडेंशियल हाउस के अलावा ट्रांसफर से मिली नेट रकम का पूरा इस्तेमाल इनकम रिटर्न फाइल करने से पहले नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदने या बनवाने में नहीं किया गया हो, तो बची हुई रकम को इनकम रिटर्न जमा करने से पहले तय कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में जमा करना जरूरी था, लेकिन यह काम सेक्शन 139(1) के तहत बताई गई ड्यू डेट के बाद नहीं किया जा सकता था। तो फिर नेक्स्ट है, हालांकि इस प्रावधान में सेक्शन 139 के तहत रिटर्न का जिक्र था, लेकिन सेक्शन 139(1) के तहत तय तारीख से साफ तौर पर जुड़े होने के कारण इस बात पर विवाद पैदा हो गया कि क्या देर से रिटर्न भरने की तारीख तक किए गए डिपॉजिट इसके लिए योग्य माने जा सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार की अड़चन थी, तो इस अड़चन को दूर करने हेतु आपका जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है इसमें सुधार किया गया है। तो क्या सुधार किया गया है वो देखें, तो इनकम टैक्स एक्ट 25 सेक्शन 86 2B में बदलाव करके इससे सेक्शन 263 में दिए गए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के साथ जोड़ता है। इस प्रावधान के तहत अगर इनकम रिटर्न फाइल करने से पहले नेट कंसिडरेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो बिना इस्तेमाल की गई रकम को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले और खास तौर पर ओरिजिनल इनकम रिटर्न से पहले नहीं, और सेक्शन 263 के तहत लागू ड्यू डेट से पहले तय स्कीम में जमा करना होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है पोटेंशियल इंपैक्ट चेंज, देखते हैं इसके क्या क्या फायदे हुए हैं। तो इस रिस्ट्रक्चरिंग का मकसद ITA 61 की धारा 54(4) के तहत धारा 139 के तहत रिटर्न शब्द के दायरे को लेकर पैदा हुई अस्पष्टता और कानूनी विवादों को कम करना किया गया है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखें। ठीक है, तो अब लास्ट वाला जो इनकम होती है अभी 5 प्रकार से होती है। ठीक है, तो लास्ट वाला आपका सेशन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो जो टॉपिक दे रखा आपका अमाउंट्स नॉट डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो इनकम टैक्स एक्ट आपका 2025 है, उसमें धारा दे रखी है 94 में इससे टॉपिक का उल्लेख किया गया है।
और 1961 के जो 1961 वाला जो एक्ट था जिसमें आपकी धारा 58 में इस टॉपिक का उल्लेख किया गया है। पहले ये धारा 58 थी 1961 के अंतर्गत, तो वो समाप्त हो चुका है। जो नया एक्ट आपका 2025 उसमें सेक्शन 94 में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसको देखते हैं क्या होता है। पहले 61 में क्या था, तो आईटी 61 की धारा 58 में उन खर्चों की सूची दी गई है जिन्हें अन्य स्रोतों से आई यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत। अब आपका जो प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें देखेंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी मदें आती है, किन किन मदों से इनकम अदर सोर्सेज इनकम होती है, इनकम उनमें कौन कौन सी छूटें या डिडक्शन किया जाता है, उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो सेक्शन जब चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत आय की गणना करते समय कटौती या डिडक्शन के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है। इन अस्वीकार्य खर्चों में व्यक्तिगत खर्चों के साथ साथ भारत के बाहर देय ब्याज या वेतन भी शामिल है, जिन पर चैप्टर आपका जो चैप्टर 7 है 7B में दिए गए विद होल्डिंग टैक्स के नियमों के अनुसार टैक्स नहीं काटा गया था या भुगतान नहीं किया गया था। और फिर आपका 2025 के बारे में बात करें यहाँ पे, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा सेक्शन कौन सा है 94 के तहत इस ढांचे को आगे बढ़ाता है। ये धारा उन रकमों के बारे में बताती है जिन्हें अन्य स्रोतों से आय की गणना करते समय कटौती डिडक्शन के लिए नहीं माना जाएगा। हालांकि जिन खर्चों या रकमों की कटौती की इजाजत नहीं है उनका मूल स्वरूप तो लगभग वैसा ही है, लेकिन इस प्रावधान में बदलाव किया गया है ताकि ये ITA 2025 के ढांचे के अनुरूप हो सके। इसमें अब जो चैप्टर दिया गया है, तो चैप्टर कौन सा आपका चैप्टर 19B कौन सा है, चैप्टर 19B में शामिल इसको किया गया है, यानी किए गए नंबर वाले विद होल्डिंग टैक्स प्रावधानों का भी जिक्र इसमें किया गया है। ठीक है, तो बेसिक आपका नॉर्मल हो चुका है। अब इसमें देखते हैं सर्टेन टैक्स डिडक्शन एंड इंसेंटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपकी टेबल के माध्यम से समझेंगे इसको। सीरियल नंबर है करंट प्रोविजन एज अपडेटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2025 के बारे में बात होगी। फिर आपका एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में बात होगी। दोनों में सेक्शन देखेंगे और पर्टिकुलर्स विवरण के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, अब इनको देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट आपका कंपनी और LLP इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2030, यानी कंपनी और जो भी LLP है उनका जो भी इनकॉर्पोरेशन है वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2030 के मध्य दिन का हुआ है, तो उसमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसमें स्टार्टअप अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 80 ISC में बता रखा है, किसमें यानी जो फाइनेंस एक्ट है 2025 वाला उसमें सेक्शन 80 ISC के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। और जो फिर आपका एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में बात करें तो सेक्शन 140 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसका पर्टिकुलर देखें तो इसमें किसी प्रकार से खास चेंजिंग नहीं किया गया है, नो सब्सटेंटिव चेंज किया गया है। पहले इसको देखते हैं, कंपनी और LLP इनकॉर्पोरेटेड यानी 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2030 के मध्य दिन का इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा। तो उसमें जो धारा दे रखी है उस धारा में क्या प्रोविजन किया गया है, तो यह एक ऐसा योग्य स्टार्टअप होना चाहिए, यानी इसकी कंडीशन दे रखी है, यानी यह एक ऐसे योग्य स्टार्टअप होना चाहिए जो प्रोडक्ट्स प्रोसेस या सर्विसेज में इनोवेशन डेवलपमेंट या सुधार के काम में लगा हो, या जिसका बिजनेस मॉडल स्केलेबल हो और जिसमें रोजगार पैदा करने या वेल्थ बनाने की ज़्यादा क्षमता हो। कंपनी का कुल टर्नओवर उस साल में 1 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसको एक सेकंड देखेंगे, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो सकता है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस साल के लिए डिडक्शन का दावा किया जा रहा है। इसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड किए गए इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से योग्य बिजनेस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा ये अगर ये उपक्रम पहले से मौजूद किसी बिजनेस को बांटकर या उसका पुनर्गठन करके बनाया गया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन की मात्र शुरुआती 10 सालों में से किन्हीं भी लगातार 3 सालों के लिए 100% यहाँ पे डिडक्शन दी जाएगी। 3 सालों के लिए कितनी दी जाएगी, 100% डिडक्शन यहाँ पे दी जाएगी। ये तो हो गया आपका फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। फिर एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो नो सब्सटेंटिव चेंजेस, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है, हालांकि इसके लिए कुछ अतिरिक्त शर्तें भी है। क्या है, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य खास वजहों से बिजनेस को फिर से शुरू करने की अनुमति है। इसके अलावा ये मानते हुए कि कटौती डिडक्शन की अनुमति दी जाएगी कि खास बिजनेस ही आय का एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा कटौती का दावा करने के लिए खातों का ऑडिट और खास रिपोर्ट दाखिल करना जरूरी होता है। इसके अलावा पात्र बिजनेस और किसी अन्य बिजनेस के बीच सामान और सेवाओं का यानी गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर उचित बाजार मूल्य पर होना चाहिए और घरेलू ट्रांसफर प्राइसिंग लागू होगी। इसके अलावा उक्त मुनाफे के लिए किसी अन्य सेक्शन के तहत कोई कटौती नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कटौती की राशि उस बिजनेस से हुए एक मुनाफे से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर असेंसिंग ऑफिसर को लगता है, यानी जो करने निर्धारण अधिकारी है, उसको लगता है कि संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन के कारण पात्र बिजनेसमैन सामान्य से ज़्यादा मुनाफा दिखा रहा है, तो कटौती के मकसद से मुनाफे की राशि वही मानी जाएगी जो उचित रूप से कमाई गई समझी जाती है। जहाँ ऐसी व्यवस्था में कोई खास घरेलू लेनदेन शामिल हो जहाँ मुनाफे का निर्धारण आर्म्स लेंथ प्राइस यानी निष्पक्ष बाजार मूल्य, इसका मतलब क्या होता है, इस पर प्रश्न आ सकता है आपका। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है,
आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब होता है निष्पक्ष बाजार मूल्य, यानी निष्पक्ष बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार जांच के बाद नोटिफिकेशन जारी करके एक खास तरीके से कुछ खास तरीके के बिजनेस के लिए इस छूट को वापस भी ले सकती है। तो इस प्रकार से इसमें जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है 2025 में प्रावधान कर रखा है, और जो फाइनेंस एक्ट 2025 है उसमें क्या प्रावधान था उसके बारे में बात कर चुके हैं, और इनके मध्य कौन कौन सा सेक्शन था वो देख चुके हैं। इसमें एक आपका अभी देखा था ये, यानी इसका जो टर्नओवर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ये सही है इसमें। मैंने इसमें ये बता रखा है कि जो कंपनी का टर्नओवर है जो फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग, यानी कंपनी का कुल टर्नओवर उस साल में 1 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस साल के लिए डिडक्शन का दावा किया जा रहा है। ठीक है, टर्नओवर उसका एक साल 1 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे जो डिडक्शन का दावा है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सेकंड नंबर टेबल देखते हैं, यानी सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग बात करें तो सेक्शन 80 JJ में इसका उल्लेख किया गया है, और आपका जो 2025 वाला एक्ट है इनकम ITA 2025 में सेक्शन 145 में इसका उल्लेख किया गया है। तो पहले फाइनेंस एक्ट 2025 देखते हैं, फिर आपका ITA एक्ट 2025 देखेंगे। ITA एक्ट 2025 की धारा 145 में बात करें तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, एंड नो सब्सटेंस चेंजेज है, यानी जो भी फाइनेंस एक्ट में 2025 में उल्लेख किया गया है वो सेम यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, किसमें ITA 2025 में। तो अगर किसी करदाता की कुल आय में से बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा करके उससे बिजली बनाने, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड या अन्य बायोलॉजिकल एजेंट बनाने, या बायोगैस बनाने, ईंधन या ऑर्गेनिक खाद के लिए पैलेट या विक्रेट बनाने का काम से हुआ कोई मुनाफा या लाभ शामिल है, तो करदाता की कुल आय की गणना करते समय ऐसे मुनाफे और लाभ की पूरी रकम के बराबर कटौती की अनुमति दी जाएगी। यह कटौती लगातार 5 असेसमेंट, यानी कटौती कितनी जाएगी, पूरी रकम के बराबर यहाँ पे डिडक्शन दिया जाएगा, और यह कटौती लगातार 5 असेसमेंट ईयर, यानी लगातार 5 असेसमेंट ईयर का निर्धारण वर्ष के लिए मिलेगी, जिसकी शुरुआत उस असेसमेंट ईयर से होगी जो उस पिछले साल या प्रीवियस ईयर से संबंधित है जिसमें ऐसा काम शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये छूट दी जाएगी, और ITA एक्ट में किसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आपका सेक्शन 80 JJ में फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो धारा हो जाएगी आपकी सेक्शन 80 JJ हो जाएगी, और इनकम ITA 2025 के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे धारा आपकी 46 हो जाएगी, और इसमें किसी प्रकार को चेंजिंग नहीं किया गया है। एंड फाइनेंस एक्ट 2025 में जो रूल्स थे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब फाइनेंस एक्ट 2025 के रूल देख लेते हैं क्या क्या इनमें उल्लेख किया गया है। तो टैक्स ऑडिट के नियमों के दायरे में आने वाले सभी करदाताओं के लिए सुविधा है नए कर्मचारियों का अतिरिक्त लागत का 30% हिस्सा 3 साल तक कटौती के तौर पर क्लेम किया जा सकता है। इसमें वह फाइनेंशियल ईयर भी शामिल है जिसमें उन्हें नौकरी पर रखा गया था। इसके अलावा किसी भी नए कर्मचारी जिसकी कुल सैलरी, यानी कोई नया कर्मचारी हो तो उसकी कुल सैलरी या वेतन कितना 25,000 प्रति माह या उससे कम है, कितना मैक्सिमम 25,000 या उससे कम है, कि अतिरिक्त कर्मचारी लागत के 30% के बराबर राशि की कटौती दी जाएगी। इसके अलावा हालांकि उन कर्मचारियों के मामले में कोई कटौती नहीं मिलेगी जिनके लिए नोटिफाइड पेंशन योजना, यानी ऐसे कर्मचारी जिनके किसी प्रकार डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, जिनके लिए नोटिफाइड कर्मचारी पेंशन योजना एंड एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत पूरा योगदान सरकार द्वारा किया जाता है, यानी एक तरह से जो एनपीएस होता है उसमें सरकार द्वारा जो योगदान दिया जाता है उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। एक फाइनेंशियल ईयर में ऐसे नए कर्मचारियों के लिए नौकरी की न्यूनतम अवधि कितनी है, एंड नौकरी की न्यूनतम अवधि 240 डेज होनी चाहिए, कितना 240 दिन की न्यूनतम अवधि होती है। और हालांकि कपड़े, जूते और चमड़ा उद्योग के मामले में नौकरी की न्यूनतम अवधि यहाँ पे 150 दिन है, कितनी है 5 महीने की है। इसके अलावा अगर किसी नए कर्मचारी की पिछले साल 240 दिन या 150 दिन जो भी स्थिति है से कम समय के लिए नौकरी पर रखा गया था, लेकिन उसे ठीक अगले साल 240 दिन या 150 दिन जैसा भी मामला हो के लिए नौकरी पर रखा जाता है, तो उसे अगले साल नौकरी पर रखा गया माना जाएगा, और इस सेक्शन के नियम उसी के अनुसार लागू होंगे। साथ ही अगर कोई उपक्रम यानी अंडरटेकिंग पहले से मौजूद किसी बिजनेस को बांटकर या उसका पुनर्गठन करके बनाया गया है तो ये कटौती वहां पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सेम रूल्स आपका जो ITA 2025 है उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, एंड फाइनेंस एक्ट को सेम एप्लीकेबल किया गया है। नेक्स्ट आपका फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग बात करें, धारा 80M में क्या बता रखा है, कौन सा सेक्शन 80M है। तो किसी घरेलू कंपनी को किसी दूसरी घरेलू कंपनी, विदेशी कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से मिले डिविडेंड पर कटौती एंड डिडक्शन की सुविधा मिलती है। और इसमें जो धारा है आपका ITA 2025 में धारा दे रखी है, कौन सी है, सेक्शन 148 में इसको उल्लेख किया गया है, और अब फाइनेंस एक्ट में सेक्शन 80M में इसको उल्लेख किया गया है, और इसमें किसी प्रकार का से ITA एक्ट 2025 में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है।
या और इसमें देखते हैं, इसमें और रह गया था नीचे, तो ये कटौती उस डिविडेंड की सीमा तक मिलती है जिससे घरेलू कंपनी तय तारीख इनकम रिटर्न बनने की तारीख से 1 महीना पहले या उससे पहले भटा हो। ठीक है, तो IT एक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आपका सेक्शन 54 जी है, फाइनेंस एक्ट 2024 के 25 के अकॉर्डिंग बात करें, और यहाँ पे जो आपका ITA 2025 में सेक्शन है, कौन सा है, 87 सेक्शन लगेगा, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सेम एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका उल्लेख देखें सेक्शन 54 जी का, तो शहरी इलाके में मौजूद किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को किसी दूसरे इलाके यानी शहरी इलाके के अलावा शिफ्ट करने के दौरान या उसके कारण प्लांट मशीनरी जमीन बिल्डिंग या जमीन बिल्डिंग से जुड़ी किसी भी अधिकार के ट्रांसफर से होने वाले कैपिटल गेंस पर छूट मिलेगी, और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये छूट नीचे दी गई रकम में से जो भी कम हो उसके बराबर होगी। कैपिटल गेंस की रकम ऊपर बताए गए एसेट्स के ट्रांसफर की तारीख से 1 साल पहले या 3 साल बाद की अवधि में नए प्लांट और मशीनरी जमीन और बिल्डिंग खरीदने और शिफ्टिंग के खर्चों के लिए इस्तेमाल की गई कैपिटल गेंस की रकम कुछ खास शर्तों के साथ यहाँ पे एप्लीकेबल की गई है, और ITA 25 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 54G1 के बारे में बात करें, इसमें फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग और ITA एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो धारा हो जाएगी आपकी 88 धारा हो जाएगी, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। फाइनेंस एक्ट का जो रूल था 2025 वाला वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर शहरी इलाके में मौजूद किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को सहज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शिफ्ट करने के दौरान या उसके कारण प्लांट मशीनरी जमीन बिल्डिंग या जमीन बिल्डिंग से जुड़े किसी अधिकार को ट्रांसफर किया जाता है तो उससे होने वाले कैपिटल गेंस पर छूट मिलेगी। ये छूट नीचे दी गई रकमों में से जो भी कम हो उसके बराबर होगी। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे ना, इसका जब आपको समझ में आएगा, अभी बेसिक देख रहे हैं यहाँ पे। तो कैपिटल गेंस की रकम ऊपर बताए गए एसेट्स के ट्रांसफर की तारीख से 1 साल पहले या 3 साल बाद की अवधि में नए प्लांट और मशीनरी जमीन और बिल्डिंग खरीदने और शिफ्टिंग के खर्चों के लिए इस्तेमाल की गई कैपिटल गेंस की रकम कुछ खास शर्तों के साथ में यहाँ पे उल्लेख होगी। ठीक है, इसमें कोई ITA में कोई चेंजिंग नहीं है। अब 7 नंबर का टेबल देखें, आपका इनकम टैक्स से फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग, तो इसमें देखें, और इसमें जो आपके IT एक्ट में जो धारा रहेगी 9 क्लोज 98 सेकंड। ठीक है, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो हीरे की माइनिंग के बिजनेस में लगी विदेशी कंपनी के मामले में केंद्र सरकार द्वारा खास तौर पर नोटिफाइड किए गए जोन में बिना कटे और बिना छांटे गए हीरों को दिखाने तक सीमित गतिविधियों से होने वाली किसी भी आय पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये फाइनेंस एक्ट 25 हो चुका है, और IT एक्ट 2025 में कोई चेंजिंग नहीं है। फिर आपका फाइनेंस एक्ट 25 देखें, सेक्शन 10 क्लॉज 48A में बता रखा है इसका, और जो आपका IT एक्ट 2025 है उसमें सेक्शन है आपका शेड्यूल 4 कौन सा यानी अनुसूची 4 में सीरियल नंबर 12 पर इसको उल्लेख किया गया है, और इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। एनी इनकम accruing arising to a foreign company or on account of storage of crude oil in a facility in India and sale of crude oil there from to any person resident in India shall not be included in the total income subject to the approval of the central government। यानी अगर किसी विदेशी कंपनी को क्या है, यानी अगर किसी विदेशी कंपनी को भारत में किसी सुविधा केंद्र में कच्चा तेल स्टोर करने और वहां से भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को कच्चा तेल बेचने से कोई आय होती है तो केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर उस आय को कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो आपका सेक्शन देर का है यानी शेड्यूल 4 के सीरियल नंबर 12 में IT एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, सेम एप्लीकेबल होगा। फिर 9 नंबर का देखें, इनकम सॉरी फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग सेक्शन 1048 भी इसमें बता रखा है फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग, और IT एक्ट में ये शेड्यूल 4 सीरियल नंबर 13 में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें किया है, शेड्यूल 4 सीरियल नंबर 13 में है, और कोई चेंजिंग नहीं है, सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सेक्शन आपका 48A में बताए गए एग्रीमेंट या व्यवस्था की अवधि खत्म होने के बाद भारत में किसी सुविधा केंद्र से कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक अगर कोई हो को बेचने से किसी विदेशी कंपनी को होने वाली आय भी टैक्स से छूट के दायरे में आएगी, बशर्ते केंद्र सरकार द्वारा बताई गई शर्तों का पालन किया जाए। इसके अलावा बचे हुए स्टॉक से होने वाली आय पर टैक्स छूट का लाभ तब भी मिलेगा जबकि एग्रीमेंट या व्यवस्थाओं में को उसमें बताई गई शर्तों के अनुसार खत्म किया गया हो। ठीक है, और इसमें ITA में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। 10वां नंबर का चेंजिंग है इसमें टेबल में, यानी 11 नंबर तक सीरियल नंबर तक देखेंगे। सेक्शन 115BB जो धारा है उसमें फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत में विकसित और रजिस्टर्ड पेटेंट से भारत के निवासी पेटेंट धारक को मिलने वाली रॉयल्टी इनकम पर रॉयल्टी की कुल रकम के 10% साथ ही लागू सरचार्ज शेष में इसमें इंक्लूड किया गया है कि रियायती दर से टैक्स लगेगा। और ITA 2025 के बारे में बात करें तो इसमें आपका जो सेक्शन बता रखा है सेक्शन 194 में इसको उल्लेख किया गया है, और सीरियल नंबर 2 पर इसको शो किया गया है, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2025 वाला था वो ITA 2025 में सेम एप्लीकेबल कर लिया गया है। अब लास्ट आपका चेंजिंग है इसमें सेक्शन 115BBG है, यानी सेक्शन 115BBG में फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग बात करें
तो कार्बन क्रेडिट के ट्रांसफर से होने वाली आय पर उस आय की कुल रकम के 10% साथ ही लागू सरचार्ज और सेशन में शामिल होगा कि रियायती दर से टैक्स लगेगा। हालांकि आईटी एक्ट के तहत ऐसी आय के संबंध में किसी भी खर्च या छूट की अनुमति यहाँ पे नहीं दी जाएगी। और जो सेक्शन दे रखा है इसमें आईटी 2025 में सेक्शन 194 सीरियल नंबर जो है वो 3 के तहत इसका उल्लेख किया गया है और इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। फाइनेंस एक्ट में जो प्रावधान था 2025 वाले में वो सेम आईटी एक्ट 2025 में इसको एप्लीकेबल यानी इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। अब इसमें नोट दे रखा है आपका, यानी नोट है, प्लीज नोट दैट द अबॉइड डिडक्शन आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड फॉर विच द डिटेल्ड रेगुलेशन नीड टू बी रेफर टू। कृपया ध्यान दीजिए, ऊपर बताई कटौतियों के ऊपर कुछ शर्तें लागू होती है, उनके लिए विस्तृत नियमों को देखना पड़ेगा। यानी तो विस्तृत नियम पढ़ेंगे आप लॉज एंड प्रैक्टिसेज में, इनकम टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस टेस्ट में पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल से बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी बेसिक बेसिक यहाँ पे देख रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तय रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आगे उसमें बात करेंगे आपका बेनिफिट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिडक्शन अवेलेबल अंडर कंसेशनल टैक्स रिजिम ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपका सेटअप एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस के बारे में बात होगी। और फिर इसके बारे में नेक्स्ट बात करें पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ चेंजेस, क्या क्या फायदे हुए हैं। और इसके अलावा फिर बात करें रिटर्न फाइलिंग एंड कंप्लाइंसेस के बारे में बात करेंगे एंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में बात होगी, जिसमें आपको पर्सन यानी कंपनी, एलएलपी, फर्म, एचयूएफ, इंडिविजुअल को किस प्रकार से रिटर्न फाइल करनी होगी और रिटर्न की अंतिम डेट क्या क्या रहेगी उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। और फिर इसके अलावा जो भी और भी यहाँ पे कोई टॉपिक दे रखे हैं एंड विथ होल्डिंग टैक्स प्रोविजन टीडीएस एंड टीसीएस के बारे में बात करेंगे। और फिर बात करें टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग टीडीएस टीसीएस करेक्शन स्टेटमेंट रिड्यूस के बारे में बात होगी, पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ चेंजेस के बारे में बात कर लेंगे। और फिर एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट्स एंड एलडीसीज के बारे में बात होगी। फिर आपका रेस्ट्रिक्शन ऑफ टू लोअर रेट एलडीसीज ओनली नो एंड नील रेट ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में बात होगी। फिर बात करें टीडीएस ऑन विड्रॉल फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम एनएसएस के बारे में, जो भी पैसा जमा किया जाता है, विड्रॉल किया जाता है, उसमें टीडीएस किस प्रकार से लगेगा उसके बारे में बात होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यानी जो भी बेसिक का का वो कंप्लीट कर लेंगे। यानी बेसिक के इसके जो भी अभी वीडियो चल रहा है उसके अलावा ये अभी बात की वो चलेगा, उसके अलावा आपका 2 वीडियो और बनेंगे। और फिर 1961 की जो सेक्शंस है वो 2025 की जो मेजर सेक्शंस है, क्या क्या चेंजिंग हुआ है, वो धारा किस में एप्लीकेबल हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। और इसको कंप्लीट होने के बाद में आपका लॉज एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे, जो रूल में देर का है, जो भी आपकी 5 प्रकार से इनकम होती है उसके बारे में डिटेल से बात करते रहेंगे। तो आपका ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।